आज अपने बात करेंगे डीसी जनित्र के बारे में। डीसी जनित्र क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनित्र क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा को, जनित्र क्या होता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में। अब जो अपने को आउटपुट के रूप में ये जो वैद्युत ऊर्जा मिलती है, अगर ये डीसी है तो जनित्र जो आपका होगा वो डीसी जनित्र होगा, और अगर एसी प्राप्त होती है तो जनित्र जो आपका होगा वो एसी जनित्र या अल्टरनेटर होगा। अब अपने बात करते हैं जनित्र की जो सिद्धांत होता है, जो इसका प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर। तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत होता है वो किस नियम पे कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबक प्रेरण नियम के ऊपर। इस नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक, यानी कि धारावाही चालक जिसके अंदर से धारा बह सके, जब किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाता है कि वह चुंबकीय बल रेखाओं का अधिक से अधिक क्या करे? छेदन करे, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? उसके अंदर धारावाही जो चालक होता है उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। अब जो वो ईएमएफ पैदा होता है वो होता है प्रत्यावर्ती, यानी कि एसी प्रकार का। हमेशा चाहे जनरेटर आपका डीसी हो चाहे एसी हो, उसके अंदर जो आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा वो हमेशा आपका एसी होगा। डीसी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसके क्या करना पड़ता है? कम्यूटेटर के साथ संयोजित करना पड़ता है। अब जो आपकी आउटपुट होगी वो डीसी होगी। अगर कम्यूटेटर नहीं लगाएंगे, कार्बन ब्रश नहीं लगाएंगे, तो आपकी जो आउटपुट होगी वो एसी होगी, यानी कि एसी जनित्र होगा। विदाउट कम्यूटेटर और विदाउट कार्बन ब्रश आपका जनित्र होगा वो एसी जनित्र यानी कि अल्टरनेटर होगा, और विद कम्यूटेटर प्लस कार्बन ब्रश जो आपका जनित्र होगा वो आपका डीसी जनित्र होगा। चलिए अब अपने बात करते हैं इनके भागों की। अपने बात करेंगे डीसी जनित्र के भाग। तो सबसे पहला भाग आता है इसकी बॉडी, या जिसको अपने बोलते हैं योक या फ्रेम। डीसी जनित्र की जो सबसे पहला भाग आता है वो आता है इसकी बॉडी। इसको अपने योक और फ्रेम भी बोलते हैं। तो जो बॉडी होती है इसकी, छोटी मशीनों की जो बॉडी होती है वो बनी होती है कास्ट आयरन की, और जो बड़ी मशीनों की बॉडी होती है वो बनी होती है कास्ट स्टील की। डीसी जनित्र के भाग के अंदर पहला पॉइंट आपका बॉडी, इसको योक या फ्रेम भी बोला जाता है। इसकी जो छोटी मशीनों की बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, और बड़ी मशीनों की बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की। बॉडी का काम क्या होता है? जो इसके अंदर जो अपने पार्ट स्थापित करते हैं, जैसे कि वाइंडिंग हो गई, फील्ड पोल्स हो गए, कम्यूटेटर हो गया, कार्बन ब्रश हो गए, आर्मेचर हो गया, तो इन चीजों को क्या करते हैं? बेरिंग वगैरह को ये बॉडी क्या होती है? सुरक्षा रखती है, सुरक्षा देती है। दूसरी बात जो आपका यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रखती है, और दूसरी बात जो आपके फील्ड पोल होते हैं उनको भी क्या करती है? ये सेफ रखती है, यानी कि अंदर जो इसके अंदर चीजें स्थापित की जाती है उन सभी को सुरक्षा प्रदान करती है आपकी बॉडी। इसके ऊपर एक आई होल बना होता है, जो आपने सबने मशीनों के ऊपर देखा होगा। इस तरीके से बॉडी, जैसे यूं मान लो कि ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक आई होल बनाते हैं। इस आई होल का जो काम होता है, जो भारी मशीनें होती हैं उनको इस आई होल या इसको हुक जो बोलते हैं, इसका जो काम होता है मशीन को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होता है। बहुत से लोगों को इसका काम नहीं पता। तो चलिए अपने दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है फील्ड पोल। जैसे कि आपको सिद्धांत के अंदर बताया है कि इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है, तो वो चुंबकीय फ्लक्स जो पैदा होता है वो होता है आपका फील्ड पोलों से। ठीक है, तो फील्ड पोल कैसे बनते हैं? पोल सुई या कॉइल होती है, उसको क्या किया जाता है? वार्निश डाल के एक कॉइल बनाई जाती है, और उस कॉइल को क्या किया जाता है? पोलों के ऊपर स्थापित किया जाता है, जिनको बोलते हैं फील्ड पोल। वाइंडिंग होती है उसको बोला जाता है फील्ड, और जिसके ऊपर ये स्थापित की जाती है उनको बोलते हैं पोल। तो इसका पूरा नाम हो गया आपका फील्ड पोल। इसका काम क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। अब ये चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा दूर तक फैलाने के लिए
लंबा करने के लिए, आर्मेचर के बराबर ये चीज फैल सके, तो उसके लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसको बोला जाता है फील्ड पोल। अब अपने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये होता है आपका आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है बेलनाकार आकृति का, एक ड्रम के तरीके की आकृति का, ये जो होता है आपका आर्मेचर होता है। आर्मेचर के अंदर क्या होता है, फील्ड सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को, छोटी छोटी पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है आपकी वाइंडिंग जो होती है वो स्थापित की जाती है, जिसको आर्मेचर वाइंडिंग भी बोला जाता है। तो ये जो आर्मेचर की जो पत्तियां होती हैं उसको सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई जाती है? आर्मेचर की जो पत्तियां होती हैं उनको सिलिकॉन स्टील की बनाया जाता है। तो सिलिकॉन स्टील की ही क्यों बनाते हैं? ताकि इसके अंदर एडी करंट लॉस और आपकी हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम रहे। तो जो आर्मेचर होती है इनके अंदर जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लगाई जाती हैं, इनके अंदर सिलिकॉन का निर्माण, सिलिकॉन स्टील जो होता है ये एक मिश्र धातु होती है लोहा प्लस सिलिकॉन की। तो लोहे के अंदर सिलिकॉन जो होता है वो कितने प्रतिशत तक मिलाया जाता है? 2 से 4% तक। इस जो पत्तियों की मोटाई होती है वो कितनी रखी जाती है? वो रखी जाती है आपकी 0.35 mm से 0.6 mm तक इनकी जो मोटाई होती है वो रखी जाती है। आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं, आर्मेचर की जो काइलें यहाँ पे स्थापित की जाती है, जो स्लॉट बने होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बंद स्लॉट यानी कि बंद खांचे, दूसरा होता है आपका अर्धबंद खांचे, और तीसरा होता है आपका खुले खांचे यानी कि खुले स्लॉट, ओपन स्लॉट, खुला खांचा। ये 3 प्रकार के इसके अंदर जो खांचे बनाए जाते हैं, पहला होता है आपका खुला खांचा, दूसरा होता है अर्धबंद और तीसरा होता है बंद। तो ये अलग अलग क्वालों के हिसाब से आपका इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप लोग नॉर्मली देखो तो क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहा हूँ वैसी ही चीजें बता रहा हूँ जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने की आपके आईटीआई के मेन एग्जाम के अंदर संभावना रहती है। जैसे कि आर्मेचर के अंदर सिलिकॉन स्टील की प्रतिशतता, इनकी मोटाई, और इनको बनाया कैसे जाता है, आर्मेचर की सिलिकॉन स्टील का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि ये सिलिकॉन स्टील जो होता है वो एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करता है। तो आगे अपने बात करते हैं, तो भागों के अंदर अपने बात करते हैं लेमिनेटेड कोर। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को जब रिवेट करके अपने एक कोर का निर्माण करते हैं, आर्मेचर की कोर का निर्माण करते हैं, तो उसको बोला जाता है कोर। और ये लेमिनेटेड होती है, जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती हैं इनके ऊपर वार्निश की जाती है, तो इस कारण इनको क्या बोला जाता है? लेमिनेटेड कोर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? जैसे मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि जनरेटर के जनित्र जो होता है आपका, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, उसके अंदर सिर्फ एसी की प्रत्यावर्ती संभाव की जो विद्युत होती है वो पैदा होती है। अब अगर जनित्र के साथ में अपने कम्यूटेटर प्लस कार्बन ब्रश लगा दें तो वो आपका क्या बन जाएगा? डीसी जनित्र। अगर ये दोनों ना लगाएं तो वो आपका एसी जनित्र रहेगा। कम्यूटेटर जो होता है आपका वो होता है कठोर तांबे का, हार्ड ड्रॉन कॉपर का, कठोर तांबे का जो होता है आपका ये कम्यूटेटर बना होता है। उसके बाद में ये आपके लास्ट के अंदर बात करेंगे इसकी ब्रश तथा ब्रश होल्डर की। उसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर की पिगटेल की। इसको पिगटेल जो होती है वो ब्रश लीड कह लो, रेड टेल कह लो, चाहे इसको पिगटेल कह लो, यानी कि पूंछ की आकृति की कह लो, चाहे सॉरी आपकी सुअर की पूंछ की आकृति की कह लो, चाहे इसको चूहे की पूंछ की आकृति की कह लो, चाहे ये जो होती है ब्रश लीड, यानी कि कार्बन ब्रश से आउटपुट जो आपका टर्मिनल बॉक्स है, जो आपका लोड है, वहां तक इसको ले जाने में, धारा को ले जाने के अंदर जो यूज की जाती है, जो तार का टुकड़ा यूज किया जाता है, उसको अपने पिगटेल, रेड टेल या ब्रश लीड बोलते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं अपने बेरिंग की। के अंदर बॉल बेरिंग जो होती है आपकी वो रोटर की जो आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है उसको घुमाने के लिए यूज की जाती है। शाफ्ट के दोनों सिरों के ऊपर आर्मेचर के दोनों तरफ बेरिंग्स फिट की जाती है। कूलिंग फैन मशीन के जो भाग है, वाइंडिंग है, या इसके जो कार्बन ब्रश है, या इसका जो कम्यूटेटर है, इन सभी को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन का इस्तेमाल किया जाता है। और टर्मिनल बॉक्स जहां पे मोटर की जनरेटर की आपको आउटपुट प्राप्त होती है, वह उस चीज को क्या बोलते हैं? अपने
टर्मिनल बॉक्स। चलिए बात करते हैं ब्रश तथा ब्रश होल्डर की। ब्रश होल्डर जिस भी किसी लैंप होल्डर होता है, लैंप होल्डर क्या करता है, जिसके लैंप को अपने अंदर स्थापित करता है, पकड़ के रखता है, उसी प्रकार से ब्रश जो होल्डर है वो ब्रशों को पकड़ के रखते हैं। तो ब्रश जो बने होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, कार्बन ब्रश अपने बोलते हैं। तो ब्रशों के अंदर कार्बन का यूज करने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो है कि कार्बन जो होता है वो स्वयं घिस जाता है, लेकिन जो आपका कम्यूटेटर है उसको नहीं घिसने देता, क्योंकि ये एक सहनशील नरम धातु होती है, ये स्वयं घिस जाती है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देती, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण, ये ऑक्सीकृत नहीं होता। कितनी भी आप ये हीट पैदा हो जाए कार्बन के अंदर, ये ऑक्सीकृत नहीं होता, ये जलने नहीं लगता। तीसरी चीज जो होती है, कार्बन ब्रश के अंदर विद्युत धारा जो बहती है वो 4 से 6 वर्ग सेंटीमीटर बह सकती है। 4 से 6 वर्ग सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना 4 से 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। और कार्बन ब्रशों के अंदर जो कार्बन का टेम्परेचर जो होता है वो 3400 डिग्री तक होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, 3400 डिग्री सेल्सियस कार्बन जो ब्रश यूज करते हैं उनका अधिकतम तापमान होता है, उनका गलनांक होता है। और 4 से 6 वर्ग सेंटीमीटर ये क्या करती है, अपने अंदर ब्रश जो होते हैं धारा का दबाव या धारा वहन कर सकते हैं। तो चलिए आगे अपने बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की।